हाल ही में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई 2025 को समाप्त हुई। इस परीक्षा में भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, राज्य व्यवस्था, इतिहास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे और उनकी क्या व्याख्या होगी, इसी को आधार बना करके इस प्रोग्राम को हम आपके सामने लाए हैं। और आज हम यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में भूगोल विषय से पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और एक पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में हाल ही में पूछा गया था। प्रश्न क्या था? प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए हैं। पहला कथन था वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा कथन था सौर संस्फोरों यानी फ्लेयर्स और उससे संबद्ध कृति द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। तीसरा कथन था जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है, जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा मैं कथन 1 की व्याख्या करते हैं। बी ऑप्शन है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी है कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी है न तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही है। अगर हम इस के कथनों पर विचार करें तो पहले कथन के बारे में नासा की एक लेबोरेटरी द्वारा किए गए अध्ययन के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कथन 1 सही है या नहीं है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई है कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष यानी रोटेशन एक्सिस में बदलाव हो रहा है। इस घटना को ध्रुवीय भटकाव यानी पोलर वॉन्डर या वास्तविक ध्रुवीय विचलन ट्रू पोलर ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। इस बदलाव का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान का पुनर्वितरण हुआ है और विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलने और भूजल की कमी के कारण इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से कथन 1 सही हो जाता है। अगर हम कथन 2 की बात करें तो सौर संस्फोरों, फ्लेयर्स और उससे संबद्ध कृति द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। ये कथन सही है। यानी जो सौर संस्फोरें हैं या आप जिनको फ्लेयर्स के रूप में ज्वालाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं एवं कोरोनल मास इंजेक्शन जिसको आप CMEs के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जिससे मैग्नेटोस्फीयर में गड़बड़ी होती है। इसका संचार प्रणालियों, GPS की सटीकता और पावर ग्रिड पर प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार से कथन 2 सही हो जाता है। हालांकि ये जो विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी है ये पृथ्वी के भौतिक घूर्णन या अक्षीय स्थिति को प्रभावित नहीं करती है और इस प्रकार से कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करेगा। हालांकि ये सही है। अगर हम ध्रुवीय बर्फ की बात करें तो जब ध्रुवीय बर्फ पिघलती है विशेष रूप से ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जल संपूर्ण ग्रह में पुनः वितरित हो जाता है तथा गुरुत्वाकर्षण संतुलन और पृथ्वी के घूर्णन के कारण बड़े पैमाने पर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। द्रव्यमान का ये जो पुनर्वितरण होता है ये ग्रह के जड़त्व आघूर्ण को बदल देता है जिससे पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में कंपन या बहाव होता है और इस प्रकार से कथन 3 सही हो जाता है और ये कथन 1 की भी व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें सही होगा यानी कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 6 देश दिए हैं, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे और वेनेजुएला। एंडीज पर्वत श्रृंखला उपर्युक्त देशों में से कितने में से होकर गुजरती है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4 और ऑप्शन डी है केवल 5। चलिए एंडीज पर्वत श्रृंखला की एक अगर तस्वीर आप देख लेंगे तो यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला को इस प्रकार से आप देखिए दिखाया गया है और अगर आप यहाँ देशों के नाम देखें तो यहाँ वेनेजुएला है, यहाँ कोलंबिया है, उसके बाद ये इक्वाडोर है, ये पेरू है, ये बोलीविया है
और यहाँ नीचे चिली और अर्जेंटीना पड़ जाता है, यानी ब्राजील इसमें शामिल नहीं होगा और ये प्रागवे इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन में ब्राजील भी दिया हुआ है तो इसको काट दीजिए, ब्राजील यहां पर दिया है इसको काट दीजिए और प्रागवे को काट दीजिए। बोलिविया कोलंबिया, यानी बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला, ये चारों देश इसमें शामिल होंगे, यानी केवल 4, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जलाशयों पर विचार कीजिए। टांगानिका झील, ये थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन या आप कह सकते हैं कि यहां पर ये सही नहीं लिखा है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं टांगानिका, टेंगानिका भी आप इसको बोल सकते हैं, टेंगानिका भी बोला जाता है। तो टांगानिका झील, दूसरा दिया है टोनले सैप झील और तीसरा दिया है पाटोस लागून। तो यहां पर 3 जलाशय दिए हैं, टेंगानिका झील, टोनले सैप झील और पाटोस लागून। भूमध्य रेखा इनमें से कितनों में से होकर के गुजरती है, आपसे ये पूछा है। तो आपको बताना है कि भूमध्य रेखा इनमें से कितनों से होकर के गुजरती है। 4 ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। कितने पूछा है आपसे। तो अगर हम टेंगानिका झील की बात करें तो ये अफ्रीका में स्थित है और इसका उत्तरी भाग भूमध्य रेखा के बहुत नजदीक है, लेकिन ये रेखा झील को पार नहीं करती है, तो टेंगानिका झील पर कांटा लगा दीजिए। इसके अलावा अगर हम टोनले सैप झील की बात करें तो ये कंबोडिया में स्थित है। कहां पर स्थित है, कंबोडिया में, और भूमध्य रेखा के काफी उत्तर में स्थित है और इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम पाटोस लेगून की बात करें तो ये झील दक्षिण ब्राजील में स्थित है और भूमध्य रेखा से काफी दक्षिण, यहां तक कि मकर रेखा से भी ये नीचे पड़ती है और इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा इनमें से कितनों से गुजरती है, तो किसी से भी नहीं गुजरती, ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दूसरा कथन है, भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। और तीसरा कथन आपके सामने दिया है, भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी सभी सही है। चलिए एक एक करके इन पर विचार करने का प्रयास करते हैं। भारत में 20 से अधिक राज्यों में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश उत्पादन महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। इस प्रकार से कथन 2 और कथन 3 बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर उत्पादकता और उपभोक्ता के स्तर को देखें तो भारत विश्व स्तर पर हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वर्ष 2022-23 कब, वर्ष 2022-23 में भारत ने विश्व की 75% से अधिक हल्दी का उत्पादन किया और वैश्विक निर्यात बाजार में 62% का हिस्सा अपने पास रखा। इस प्रकार से कथन 1 भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना की साक्ष्य है? पहला यहां पर कथन दिया है, ब्राजील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। दूसरा कथन है, घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते हैं। तीसरा कथन है, यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी केवल 2 और 3। यहां पर महाद्वीपीय विस्थापन की आपको घटना की साक्ष्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को प्रस्तुत करना है। चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर हम इन सभी कथनों पर विचार करें और सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन को जानें तो क्या होता है महाद्वीपीय विस्थापन? ये सिद्धांत महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित है। इसे जर्मन यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सर्वप्रथम जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में इसको प्रस्तावित किया था। कब किया था? 1912 में प्रस्तावित किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप कभी एक ही विशाल भूखंड, जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? पेंजिया के नाम से जानते हैं, उसका हिस्सा थे, जिसे पेंथालासा नामक एक विशाल महासागर चारों ओर से घिरे हुआ था।
महाद्वीपों की आकृति में अगर समानता की बात करें तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के आमने सामने वाले तटों की रूपरेखा आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये महाद्वीप कभी जुड़े हुए थे, और इस प्रकार से कथन 1 यहाँ पर सही हो जाता है। सागरों के पार अगर समान आयु की चट्टानों की हम बात करें तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधियों के माध्यम से ये पता लगा है कि विभिन्न महाद्वीपों में चट्टान निर्माण की आयु का मिलान हो सकता है। ब्राजील के तट पर पाए जाने वाले प्राचीन चट्टानी बेल्ट पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाले चट्टानों से मेल खाते हैं, और इस प्रकार से कथन 2 भी सही है। अगर हम कथन 3 की बात करें तो गोंडवाना स्तर की तलछटी चट्टानों में पाए जाने वाले हिमानी टिलाइट की समानता दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूभागों में पाई जाती है, और इसके समान ही अफ्रीका, फोकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी ये पाए गए हैं, और इस प्रकार से इनमें एक समानता नजर आती है। भारत की गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न खंडों से मिलते हैं, और इस प्रकार से कथन भी सही हो जाता है, यानी इसका उत्तर भी ऑप्शन सी होगा। 1, 2 और 3 यहां सभी कथन सही दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। दूसरा कथन है, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। चौथा ऑप्शन है कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अगर आपको इसका सही उत्तर जानना हो, तुरंत गति से जानना हो, तेज गति से जानना हो, तो आप यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र है इसमें कम शुष्क पवन नहीं चलती बल्कि शुष्क पवनें चलती हैं। इस प्रकार से गलत हो जाता है, और जैसे ही ये गलत होता है तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर आपको पता चल जाएगा। चलिए थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। वायुमंडल में इतनी क्षमता होती है कि वह छोटे ठोस कणों को वहन कर सके। ये कण विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, जैसे महीन धूल, धुआं, कालिक, स्मोक सूट, राख, परागकण, धूल और गिरते उल्कापिंडों के टूटे हुए कण। धूल कण सामान्यतः वायुमंडल की निचली परतों में अधिक पाए जाते हैं, लेकिन संवहनीय वायुधाराएं इन्हें काफी ऊंचाई तक भी ले जा सकती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में शुष्क पवनों के कारण धूल कणों की मात्रा अधिक होती है, और इस प्रकार से कथन 1 सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों में गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। कथन 2 आपके सामने क्या दिया है। कथन 2 आपके सामने दिया है कि जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, और ऑप्शन डी है कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अब आपके सामने ये सारे ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। अगर हम समताप रेखाओं की बात करें तो समताप रेखाएं होती क्या है। जब आप मानचित्र देखते हैं तो मानचित्र पर तापमान वितरण को दर्शाने के लिए समताप रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, और ये रेखाएं उन स्थानों को जोड़ती हैं जिनका तापमान समान होता है। यानी जिन जिन स्थानों का तापमान समान होता है उनको आपस में जोड़ने वाली रेखाएं ही समताप रेखाएं कहलाती हैं। अगर हम तापमान के वितरण की बात करें तो तापमान के वितरण में अक्षांश का प्रभाव आपको विशेष रूप से दिखाई देगा। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश का प्रभाव मानचित्र पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, क्योंकि समताप रेखाएं अधिकतर अक्षांश रेखाओं के ही समानांतर होती हैं। लेकिन इस सामान्य प्रवृत्ति से एक अंतर भी दिखाई देता है, विशेष तौर से जनवरी के माह में, और ये अंतर विशेष रूप से दिखाई देता है। यानी जनवरी के माह में जुलाई की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विशेष रूप से यह अंतर उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में ही यह अंतर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक भूमि है, इसलिए वहां स्थल और महासागरीय धाराओं का प्रभाव भी अधिक स्पष्ट होता है। इसलिए ये विचलन
उत्तरी गोलार्ध में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। और यह परिघटना उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जहां पर गर्म महासागरीय धाराएं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इनकी उपस्थिति के कारण उत्तरी अटलांटिक महासागर अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है, जिससे समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। स्थलीय क्षेत्र में तापमान तेजी से घटता है तथा यूरोप में समताप रेखाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से कथन 1 और कथन 2 दोनों सही होंगे और दोनों ही व्याख्या भी कर दे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कथन 2 जो है वो कथन 1 की भी व्याख्या कर देगा आसानी से। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। पहला कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चोक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। कथन 2 है, चोक सरंध्र होता है अतः जल अवशोषित कर सकता है। और कथन 3 है, मृत्तिका बिल्कुल ही सरंध्र नहीं है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा दोनों ही कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन बी है, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी है, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी है, न तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही है। इसमें सही उत्तर क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। अगर हम चोक की बात करते हैं तो अत्यधिक क्षेत्रयुक्त और पारगम्य चोक होती है, जिससे जल अवशोषण संबद्ध होता है, यानी जल अवशोषण करने की क्षमता भी होती है। अगर हम मृत्तिका की बात करें तो मृत्तिका जिसमें बहुत महीन छिद्र होते हैं लेकिन लगभग अभेद्य होती है, लेकिन पूरी तौर पर इसको गैर छिद्रपूर्ण नहीं माना जा सकता। इसलिए कथन 2 सही है और ये कथन 1 की भी व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है। बिल्कुल ही सरंध्र नहीं है ऐसा नहीं माना जा सकता मृत्तिका को, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े से छिद्र भी होते हैं, अभेद्य होती है लेकिन छिद्र होते हैं, पूरी तरह से गैर छिद्रपूर्ण नहीं होती है। इसलिए कथन 3 यहां पर गलत हो जाएगा और कथन 2 सही है और वो कथन 1 की व्याख्या भी करता है और ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। कथन 2 है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित यानी ट्रैप्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। और तीसरा कथन है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित यानी ट्रैप्ड करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैसों का मिश्रण है, आप ये जानते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करके सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण है उससे भी हमारी रक्षा करता है। ग्रह को गर्म करने के लिए ऊष्मा के साथ साथ दिन और रात के बीच के तापमान के अत्यधिक अंतर को रोक करके जीवन को संभव बनाने में सहायता प्रदान करता है वायुमंडल के बिना पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर तापमान हिमांक से काफी नीचे होगा। इस प्रकार से कथन 1 सही है। अगर हम कथन 2 की बात करें तो आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं कि हमारे वायुमंडल द्वारा अवशोषित और संचित ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत सतही तापमान को लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखती है और इस प्रकार से कथन 2 सही हो जाता है। वायुमंडल की कुछ गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड विकिरण को अवशोषित करने और संचित करने में विशेष रूप से सक्षम होती हैं। इन गैसों की मात्रा में परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से जलवायु को प्रभावित करता है और यही कारण है कि आप अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी हमारे सामने आता है, जैसा कि आया है। इस प्रकार से यहाँ कथन तीनों ही सही है और ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा कथन है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुरदीप्त गुणधर्म होते हैं। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
तो कौन सा एक सही होगा? ऑप्शन ए है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। ऑप्शन डी है कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है जिसको सामान्य तौर से हम दुर्लभ मृदा तत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। इनमें आवर्त श्रेणी के 15 लेंथेनाइट्स के साथ साथ स्कैंडियम और इट्रियम भी शामिल हैं, जिनके भौतिक और रासायनिक गुण लेंथेनाइट्स के समान होते हैं। ये तत्व 200 से अधिक उत्पादों में महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनमें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल तथा रक्षा प्रणालियां भी शामिल हैं और इस प्रकार से कथन 1 सही हो जाएगा। दुर्लभ मृदा तत्व जैसे यूरोपियम और टर्बियम टीवी और मॉनिटर के रंगीन डिस्प्ले में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनमें फोस्फोरेसेंस गुण होते हैं, यानी ये विकिरण के संपर्क में आने पर क्या करते हैं? चमकते हैं, इसलिए इनको स्फुरदीप्त कहा जाता है। उस गुण धर्म से ये सज्ज है और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है, यानी कथन 1 और कथन दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादन करता है। और दूसरा यहां पर दिया है कथन, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री फीड स्टॉक मक्का है, इसके विपरीत ब्राजील में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री क्या है? गन्ना है। तो अगर आप इस पर विचार करें तो आप देखेंगे कि यहां पहले कथन में उल्टा कर दिया गया है। विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील तो है, इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादन करता है। ब्राजील नहीं करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। इस प्रकार से कथन 1 गलत हो जाएगा। और दूसरा जो कथन दिया है ये बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के का इस्तेमाल होता है ज्यादातर, और ब्राजील में किसका इस्तेमाल होता है? गन्ने का होता है। तो कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है। ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान, वेट बल्ब टेम्परेचर, सामान्य तौर से यानी नियमित तौर पर, ये नेमी नहीं, इसको नियमित कर लीजिएगा, नियमित तौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से उपर्युक्त रिपोर्ट के निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? यहां पर 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है, सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता रहेगा। दूसरा कथन है, मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को निकालना मुश्किल होता जाएगा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए यहाँ पर केवल 1 दिया है, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका होगा केवल 2, इसको ठीक कर लीजिएगा, केवल 2 होगा। और ऑप्शन सी क्या होगा? 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों होगा। और ऑप्शन डी होगा न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप हमें बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा? दरअसल विश्व बैंक की चेतावनी विशेष रूप से 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक आर्द्र बल्ब तापमान, वेट बल्ब टेम्परेचर को इंगित करती है, जो उच्च तापमान और आर्द्रता के संयोजन के कारण होने वाले घातक हीट स्ट्रेस से संबंधित है। आप जानते हैं कि अगर तापमान भी उच्च हो और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी उच्च हो तो शरीर की क्षमता घट जाती है अपने शरीर के तापमान को एक प्रकार से नियोजित करने की। तो इस कारण से क्या होगा? पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप को निकालना मुश्किल होता जाएगा। यहाँ पर कथन 2 बिल्कुल सही है। और साथ ही अगर इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन या इस प्रकार के तापमान को हम देखेंगे तो इसका अर्थ ये भी लगाइए कि जब तापमान इस प्रकार से रहेगा कि तापमान भी बढ़ेगा तो जो कम दबाव के क्षेत्र हैं उनकी आवृत्ति भी बढ़ेगी अलग अलग क्षेत्रों में। इस प्रकार से कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण होगा तो उनका स्थान लेने के लिए अधिक दबाव का जो हवाएं हैं उस तरफ आएंगी, जो नमी को लेकर आ सकती हैं। कई क्षेत्रों
में बाढ़ इसके कारण आएगी और कई क्षेत्र इससे सूखे से भी ग्रस्त हो सकते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या भी इसके माध्यम से बढ़ सकती है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। उपरोक्त देशों में से कितनों में 4 से अधिक काल क्षेत्र यानी टाइम जोन है? ऑप्शन है आपके सामने सभी 5, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी है केवल 2। चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं टाइम जोन के बारे में। अगर हम ऐसे देशों के बारे में बात करें जिनमें 4 से अधिक टाइम जोन है तो उसमें न्यूजीलैंड, डेनमार्क, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और फ्रांस शामिल हैं। जबकि ब्राजील में 4 टाइम जोन है और मेक्सिको में भी 4 टाइम जोन है, यानी यहां पर ब्राजील शामिल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाएगा, न्यूजीलैंड शामिल हो जाएगा, डेनमार्क शामिल हो जाएगा और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो जाएगा। आप देखिए कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, डेनमार्क भी है और न्यूजीलैंड भी है, जहां 4 से अधिक टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया में 9 टाइम जोन है, यूनाइटेड किंगडम में 9 टाइम जोन है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों में ही 5-5 टाइम जोन है, ब्राजील में 4 है। तो आपसे पूछा है 4 से अधिक पूछा है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर है, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। दूसरा कथन है, जब अनादिर में सोमवार होता है तब नोम में मंगलवार होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से गुजरती है? वो अलास्का और साइबेरिया के बीच इस क्षेत्र से गुजरती है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और जो आप कह सकते हैं ईस्ट एशिया महाद्वीप है, यहां से इस प्रकार से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है और थोड़ी सी जिग जैग भी होती है, इस प्रकार से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। तो अगर न्यूजीलैंड की स्थिति की बात करें या अनादर की स्थिति की बात करें तो यहां पर दिन की शुरुआत पहले यहां से होती है और आगे इस प्रकार से समय बढ़ता है और आखिर में समय इस प्रकार से जाता है। यानी अगर यहां 1 तारीख है तो ये जो 1 तारीख है धीरे धीरे इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और यहां 1 तारीख बाद में आएगी। इस प्रकार से ये टाइम निर्धारित किया हुआ है। ये अलास्का का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं ये पूरा अलास्का का क्षेत्र है। अगर इसकी व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत करें, अनादिर कहाँ है? साइबेरिया में, और जो नोम की बात है वो अलास्का में। तो साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर है, किंतु जब भी इन शहरों में लोग जानते हैं, नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तो अलग अलग दिन होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जब अनादिर में सोमवार होता है तो नोम में मंगलवार होता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि नोम में सोमवार बाद में आएगा। पहले सोमवार कहां पर आएगा? अनादिर में आएगा। तो अगर अनादिर में सोमवार है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ सोमवार से पहले रविवार हो, मंगलवार नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कथन ये गलत हो जाता है। तो केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश दिए हैं और किस संसाधन से ये समृद्ध है वो बताया गया है। तो यहाँ पर देश दिया है बोत्सवाना, उसके सामने हीरा लिखा है। चिली दिया है, उसके सामने लिथियम लिखा है। इंडोनेशिया दिया है और उसके सामने निकेल लिखा है। उपरयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, किसी में भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ये जिनके सामने दिया है वो सारे इन संसाधनों से समृद्ध है। चलिए एक मैप के माध्यम से देखते हैं, ग्राफिक के माध्यम से। आप ये देखिए इंडोनेशिया है और यहाँ पर क्या दिया है? वर्ल्ड निकल के बारे में। तो निकल के बारे में जो ग्राफ है वो सबसे ज्यादा किसका दिया है? इंडोनेशिया का दिया है। तो इंडोनेशिया के सामने निकल लिखा है, सही हो गया। अब हम देखते हैं अगला ग्राफ। तो अगला ग्राफ क्या दिया है? यहाँ पर डायमंड के बारे में दिया है। तो डायमंड के बारे में आप देख सकते हैं बोत्सवाना सबसे ऊपर, बोत्सवाना। इसी प्रकार से निकल की अगर हम बात करें तो यहाँ लिथियम की बात करें तो लिथियम ट्रायंगल दिया है दक्षिण अमेरिका में। तो लिथियम ट्रायंगल में बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली शामिल है, जहां पर 9 मिलियन टन का उत्पादन दिखाया गया है।
तो आप देखिए चिली के सामने लिथियम है, बोत्सवाना के सामने हीरा है, यानी तीनों ही सही सुमेलित है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और यहाँ पर क्षेत्र दिए हैं और देश दिए हैं। तो पहला क्षेत्र क्या दिया है? पहला क्षेत्र दिया है मेलोर्का और इसके सामने इटली दिया है। दूसरा क्षेत्र दिया है नॉर्मेंडी और इसके सामने स्पेन दिया है। सार्डिनिया दिया है और उसके सामने फ्रांस दिया है। उपरोक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी किसी में भी नहीं। अगर हम मेलोर्का की बात करें तो मेलोर्का स्पेन में स्थित है, नॉर्मेंडी की बात करें तो ये फ्रांस में स्थित है और सार्डिनिया की बात करें तो इटली में स्थित है, यानी तीनों ही गलत दिए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये तीनों स्थान जो है वो किसी न किसी कारण से हाल ही में चर्चा में रहे थे। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की, भूगोल से संबंधित है, जो यूपीएससी की प्रीलिम्स वर्ष 2025 की परीक्षा में पूछे गए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।